हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम पूरा ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और ये हम क्विकली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चीज की टेंशन ले रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी आप कैसे कवर करेंगे अपने एग्जाम से पहले, तो आप मेरे साथ ये सभी वीडियोस देख लीजिए। हम क्विकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका कोई भी चीज नहीं छूटेगी। सारी की सारी चीजें हम पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला टर्म हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स क्या है, बेसिकली किस चीज को हम रिसोर्स बोलेंगे। तो इस एनवायरमेंट में हमारे आसपास आपको जो एनवायरमेंट दिख रहा है, उसमें जो कुछ भी अवेलेबल है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे जरूरत है फूड की, तो हमने प्लांट से फूड ले लिया, या मैं नॉनवेज खाती हूँ तो हमने एनिमल से फूड ले लिया, तो दैट इज आर रिसोर्स। इसके अलावा मुझे आपको पढ़ाने के लिए यहाँ लैपटॉप की जरूरत है, दैट इज रिसोर्स। कैमरे की जरूरत है, दैट इज रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है आपको, तो वो क्या है, आपका रिसोर्स है। आपको लैंड की जरूरत है तो वो रिसोर्स है। आपको सांस लेने के लिए एयर की जरूरत है तो वो रिसोर्स है। वाटर की जरूरत है तो वाटर क्या है, एक रिसोर्स है। तो जो कुछ भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है जिसको हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो क्या चीज है, वो एक रिसोर्स है। लेकिन ये चीज कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सब लोग इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी इसको इस तरह से बना दी कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को एक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। उसमें इतना पैसा न लगे कि पूरा का पूरा पैसा ही उसमें लग जाए। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, हमारे बजट में हो, है ना। जितना आप उससे लोगे उससे ज्यादा ना लग जाए कहीं, ठीक है। जितना उससे फायदा हो उससे ज्यादा आपका नुकसान ना हो जाए। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और सब लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उस चीज को आप क्या बोलोगे, रिसोर्स बोलोगे, ठीक है। क्लियर है। अब जो हमारे सामने जो भी है, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, उनको हम एक्सेस करते हैं किसी तरह से। हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, तो इसको बनाने के लिए हम किस किस चीज का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशंस का यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेचर, ये सब चीजें क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर हमने टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन का यूज करके अगर हमारे जो वाटर है, वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई होती, तो फिर वो एक रिसोर्स बन ही नहीं पाती। तो ये चीजें जो क्या है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, ठीक है। ओके, कुछ नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि सनलाइट हो गई, वो किसी पे डिपेंड नहीं है ना। बट सोलर लाइट से हमने सोलर पैनल वगैरह बना लिए, तो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वहां पे भी, ठीक है। तो सोलर पैनल भी क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। सनलाइट जो हो गई हमारे आ रही है, वो क्या, एक रिसोर्स है। और ह्यूमन बीइंग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं जो रिसोर्सेज उनसे, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स या नेचर है, उससे हम इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। और क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और टेक्नोलॉजी हमारी जो है, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इस नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करते हैं। क्लियर है। अब इन रिसोर्सेज को हमने किस तरह से क्लासिफाई कर रखा है, तो इसमें दो चीजें आपको चाहिए, नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन चाहिए क्योंकि ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाएगा, टेक्नोलॉजी से इन चीजों को यूज कर पाएगा। और जो भी रिसोर्स है उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके दो टाइप के रिसोर्स आते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं। रिन्यूएबल का मतलब उनको रिन्यू किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, रिन्यू वापस से यूज कर सकते हैं उसको। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, उनको हम रिसाइकिल नहीं कर पाते, वो रिसाइकेबल नहीं है, वो एक बार खत्म हुए तो खत्म हो, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल में भी आपके कुछ ऐसे होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन रिसाइकेबल होते हैं, ठीक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार खत्म कर दी आपने, वापस वापस बनती जाएंगी, ठीक है, बट रिसाइकेबल है। और कुछ कैसी है जो नॉन रिसाइकेबल है, जिनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। उनको रिसाइकिल करने में इतना टाइम लगता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जितनी उनकी खपत का टाइम है उससे ज्यादा उनको रिसाइकेबल बनने के लिए टाइम लगेगा, तो वो नॉन रिसाइकेबल में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। रिन्यूअल मतलब कि आपका वापस से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि विंड हो गया, आप वापस यूज कर सकते हो, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये रिन्यूअल है। वाटर का प्यूरिफिकेशन हम वापस से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस की जा सकती है, रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी
क्या हो गए, वाटर एयर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। इसके अलावा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि फॉरेस्ट आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, या वाइल्ड लाइफ आपकी जो है वो बायोलॉजिकल रिसोर्स हो गए। तो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है, या अबायोटिक हो गए। तो इनको हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है। अब यहाँ पे ऑन द बेस हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से हमने क्लासिफाई कर रखा है, किस तरह से हम उनका यूज कर रहे हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ओरिजिन के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि बायोटिक हो गए, अबायोटिक हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, उनको एग्जॉशन कैसे हो, जैसे कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्ट जल्दी हो रहे हैं, रिन्यू किया जा पा रहा है क्या, या नहीं रिन्यू किया जा पा रहा है। तो एग्जॉशन या एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसका हक है उस पर, लाइक प्राइवेट एक इंडिविजुअल का हो सकता है, लैंड जैसे कि मैंने एक लैंड ले रखी तो वो मेरे इंडिविजुअल का उस पर हक है, या किसी कम्युनिटी का, लाइक पार्क हो गए तो पार्क पे सभी लोगों का हक है, आसपास के जो लोग कोई भी आ सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। नेशनल रिसोर्सेज जिसमें एक किसी गवर्नमेंट का, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट के जिस चीजों पर राइट है या उनका हक है तो वो नेशनल रिसोर्सेज हो गए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, सभी जो सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट है उन सब के लिए एक्सेसिबल होंगे, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट क्या हुआ है, पोटेंशियल है वो, या डेवलप्ड स्टॉक है, या रिजर्व्स हैं, कितना उनमें से उनको मतलब बेसिकली फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है, यार ये वाली जगह यूज की जा सकती है, अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, कुछ अभी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रिसोर्स बेसिकली डेवलपमेंट के बेसिस पे भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, क्लियर है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और अबायोटिक दो तरह से हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है। बायोटिक जिनमें लाइफ है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बींग में लाइफ होती है तो वो बायोटिक हो गए। फ्लोरा एंड फौना हो गया, फ्लोरा टर्म होता है आपका प्लांट्स के लिए, फौना होता है एनिमल्स के लिए। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए जिनमें लाइफ है। फिशरीज जो आपकी फिश वगैरह हैं वो आपकी, उनमें भी लाइफ है। लाइव स्टॉक्स आपके हैन वगैरह ये सब हो गए, तो इनमें भी लाइफ है। तो बायोटिक जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, तो जिनमें भी लाइफ है वो बायोटिक हो गए। अबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लेकिन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रॉक हो गए, मेटल हो गए, ये सब अबायोटिक हो गई। अबायोटिक में लाइफ नहीं है लेकिन रिसोर्स है, जैसे एयर हो गया आपका, विंड हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई आपकी, अबायोटिक है। इसके अलावा लाइट है, सनलाइट है, वो भी अबायोटिक है। वाटर है वो भी अबायोटिक है। तो जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अबायोटिक हो गई। और लिविंग थिंग जो हो गई, जो रिसोर्स की तरह हम जिनको यूज करते हैं, वो बायोटिक रिसोर्स हो गए। ओके, क्लियर है। अब हमने दूसरा क्या देखा था, एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉशन के हिसाब से हम उनको किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। कुछ ऐसे हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिन्यू मतलब कि हम उनको एक टाइम में जब उनको यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी तरह की प्रोसेस से हम उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक हम बात करें कि सोलर एनर्जी है, तो आप कितना भी खपत करते जाओ वापस आती जाएगी, ठीक है। आप उसको रिन्यू कर सकते हो आराम से, आप नहीं कर रहे हो, कर तो सा नहीं रहा है, लेकिन वो जो आपका पूरा एनवायरनमेंट है, अर्थ है, यूनिवर्स है, वो उसको क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। जितना भी आप खपत करोगे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके अलावा विंड एनर्जी है, जो हवा चल रही है, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। हाइड्रो पावर एनर्जी है, वो भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये सब चीजें क्या है, जैसे वाटर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, सॉइल भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्स जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर एक बहुत लंबा टाइम लेते हैं ये रिप्रोड्यूस होने में, तो उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। मतलब अपना फॉर्मेशन इनका बनना इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। या होता ही नहीं है, वापस से आप उनको फॉर्म नहीं कर सकते, वापस से नहीं बना सकते, या फिर इतने लंबे टाइम में बनते हैं कि उसको हम कंसिडर करेंगे नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। जैसे कि मेटल्स जो है वो रिसाइकेबल हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो रिसाइकेबल नहीं होती हैं, उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको रिसाइकिल होने में इतना टाइम लगता है कि आप यही मान के चलो कि वो नॉन रिसाइकेबल में कंसिडर किए जाएंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनेंगे, हजारों लाखों साल में वापस से फॉर्म होंगे, तो वो
कोई मतलब ही खत्म हो गया, ठीक है, तो वो नॉन रिसाइकेबल होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गई, तो ये सभी क्या है, नॉन रिसाइकेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स इनके एग्जांपल्स हो गए आपके। अब कुछ रिसोर्सेज हमने दो टाइप देख लिए, ओनरशिप के हिसाब से हम इनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे इंडिविजुअल का हक है, लाइक आपका हाउस है, ठीक है, तो प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, लाइक आपका हाउस हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। जनरली क्या होता है, हर चीज पर, जैसे किसी कंट्री में कोई चीज है तो उस पर गवर्नमेंट का हक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर रखा कि आप कोई लैंड ले सकते हो और उसके बदले में पैसा दोगे, लैंड लोगे, और फिर उस पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा, वो लैंड आपकी हो जाएगी। तो जैसे कि फार्मर्स को लैंड दे रखी है, फार्मर्स जो है उनके पास लैंड है, वो किसने अलॉट की है, गवर्नमेंट ने अलॉट की है, और कुछ उनसे पेमेंट ऑफ रेवेन्यू लिया है, ठीक है, तो उसके बदले में उनको लैंड दी है। अर्बन पीपल के पास प्लॉट हो गए, हाउस हो गए, अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो गई, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस लैंड में हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, लाइक हमारे पॉन्ड बना सकते हैं, ये जो पॉन्ड हो गया अपना, ट्यूबवेल वगैरह बना लिया, पॉन्ड बना लिया, वाटर वेल्स बना लिया हमने, पार्शियल लैंड हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा हमने प्लांटेशन कर लिया, तो प्लांटेशन वगैरह के लिए जो लैंड वगैरह यूज करते हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, लैंड वगैरह प्रॉपर्टी जो भी आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स में आती है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होते हैं, जो कम्युनिटी है जिसपे एक ग्रुप का हक हो, ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है। लाइक गवर्नमेंट ने जो पार्क वगैरह है वो बना दी, तो पार्क पर क्या सिर्फ आप अकेले आप जा सकते हो या मैं अकेले जा सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो पार्क वगैरह जो है वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं। बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसको एक्सेसिबल होते हैं मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, लाइक आपका कॉमन एरिया हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, जहाँ पे सभी के जो एनिमल्स हैं वो जाके ग्रेजिंग कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और इसके अलावा और ब्यूरल ग्राउंड्स हो गए आपके। इसके अलावा विलेज में जो पॉन्ड वगैरह उस पे सब उसमें सब जाके पानी भरेंगे, है ना। पार्क वो हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, तो ये सभी जो क्या है वो आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस होते हैं, ओके, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज जिसपे एक गवर्नमेंट, एक नेशन, किसी एक नेशन के अंदर, जैसे कि इंडिया के अंदर जो भी जगह है उस सब पे किसका हक है, इंडियन गवर्नमेंट का है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो सभी के सभी रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेशन के ही होते हैं, लेकिन जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो कुछ रेवेन्यू लेके बाकी लोगों को लैंड वगैरह दे देती है, तो ये आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। तो टेक्निकली तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। तो कंट्री के पास एक लीगल पावर होती है कि वो जो प्राइवेटली एक्वायर्ड लैंड जो है उसको एक्वायर कर सकती है, मतलब जैसे कि मेरा हक है, ठीक है, मेरा एक प्लॉट है मान लो, या मेरी कोई लैंड है या आपकी कोई लैंड है, और वहां से मान लो हाईवे निकालना है, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी और वो लैंड आपसे खरीद लेगी, बोलेगी यहाँ पे मुझे वहां पे हाईवे बनाना है तो आप अपनी लैंड मुझे दे दो। मान लीजिए आपके घर के आगे से या आपके घर की लैंड जरूरत है, या रेलवे बनाना है या कुछ और चीज बनानी है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी लैंड जो होती है वो गवर्नमेंट की ऑलरेडी होती है, गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी लैंड हर सिटी में, हर स्टेट वगैरह में उनकी लैंड होती है जिसपे वो कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह बना दी है, उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, तो गवर्नमेंट की एक लैंड होती है या कोई भी जो रिसोर्स है वो उनका होता है बेसिकली। तो ये क्या है आपका, कोई उनके पास लीगल पावर होती है, अगर उनके पास नहीं है तो वो एक्वायर कर लेंगे, या फिर उनके पास वहां पे कुछ ना कुछ लैंड या रिसोर्स जो है वो उनके पास होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मेटल वगैरह की, तो ये गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उस पर गवर्नमेंट माइनिंग वगैरह कराती है, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं जो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट किसी या तो किसी को देगी या फिर खुद गवर्नमेंट उस पर वर्क कराएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट फिर प्राइवेट कंपनी जो है उनको दे देते हैं, तो प्राइवेट कंपनी जो है उनको पैसा देती है उसके बदले में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का उस पर राइट होता है। यू माइट हैव सीन रोड्स, जैसे आपने देखे हैं, कैनाल देखे हैं, रेलवे देखे हैं, ये सभी जो चीज है वो किसकी, रोड की हम बात करें तो वो गवर्नमेंट का, या किसी प्राइवेट कोई डीलर वगैरह या प्राइवेट कोई एक कंपनी है उसको गवर्नमेंट ने दे दिया और फिर वहां पे वो रोड बना रहा है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ओन्ड होती है, या नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, उनके पास एक पावर होती है
बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर्ड लैंड, ठीक है। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज अर्बन एरिया में करती है, जैसे कि सारे के सारे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, लैंड हो गई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बेसिकली हम विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो किसके अंडर आती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है। मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये सभी, ठीक है। और इंडिया का जो हम पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब इंडिया का जो आपने मैप देखा है, इंडिया के मैप में अगर आप बात करो कि जैसे इंडिया का ये वाला हमने बात की कि ये हमारा इंडिया है, जैसे यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हमारे इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंडिया की बाउंड्री देखी है ना, और इस तरह से आपका ये गुजरात वगैरह वाला रीजन हो गया। तो यहाँ से लेकर आपका 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से इतना जो ओशियन का इतना इतना रीजन है, 12 नॉटिकल माइल तक का रीजन जो है, वो भी किसके अंडर आता है, हमारी गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो यहाँ पे जैसे कोल वगैरह अगर है, तो कोल वगैरह यहाँ से एक्सट्रैक्ट कौन कर सकता है, गवर्नमेंट करा सकती है, ठीक है। तो ये जो है टेरिटोरियल वाटर जो है, वो हमारे किसके अंडर आएगा, किसी नेशन के अंडर आएगा। तो इंडिया की बाउंड्री ऐसी, बाकी सब कंट्रीज भी, अगर कोई जैसे चाइना है, चाइना आपका सी से लग रहा है, ओशन से लग रहा है, तो यहाँ वाला जो रीजन है 12 नॉटिकल माइल तक का, वो चाइना के अंडर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि ये लैंड है, किसी कंट्री की ये लैंड है, और ये आपका सी यहाँ से यहाँ तक लग गया, तो ये 200 नॉटिकल माइल आ गया। ये आपका हाई सीज हो गया। यहाँ पे जो हाई सी वाला एरिया है, ये किसके अंडर आता है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज जो भी आसपास की कंट्रीज होंगी, उन सब का हक होगा इस पे, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस पे किसका हक होगा, गवर्नमेंट का होगा। ये 12 नॉटिकल माइल तक है, 24 नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हो गए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को, क्या जो इंटरनेशनल रिसोर्स है, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब देखो, हर कंट्री की तो गवर्नमेंट हो गई, तो वो उसके अंडर अंडर का तो उस कंट्री की गवर्नमेंट ने कर लिया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ की जो रिसोर्सेज है, इंडिया की जो भी रिसोर्स है, उनको एक्सेस कर लिया। अब इंटरनेशनल रिसोर्स उन पे तो सबका हक हो गया, तो इनके लिए क्या किया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो इनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि ओशिनिक रिसोर्सेज। अब ऐसा थोड़ी कि सारे रिसोर्सेज लैंड पर ही हैं या यहीं तक ही है, कुछ रिसोर्सेज तो समुद्र के अंदर भी होंगे, ठीक है। सी वाटर के अंदर भी कुछ रिसोर्सेज होंगे, वहां पे फिश वगैरह है, वहां पे भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिल सकते हैं। तो जो 200 नॉटिकल माइल है, ये 200 नॉटिकल माइल, इसके बाद वाला जितना भी जो रिसोर्सेज हैं, तो ये सभी किसके अंडर आते हैं, ये आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं, ठीक है। ऑफ एक्सक्लूसिव जो आपका इकोनॉमिक जोन है, belong to open sea and no individual country can utilize these resources without the basically क्या है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परमिशन लगेगी, उसके बाद ही कोई इनको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल कंट्री इसको एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्लियर है, उनकी परमिशन के बिना, है ना। तो यहाँ पे अब बात आती है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये आपने नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज देख लिए। नेक्स्ट आपके पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि अभी हमने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज हैं जो रखे हुए हैं, अभी यूटिलाइज नहीं किए, हो सकता है फ्यूचर में हम उनको यूटिलाइज कर लें, ठीक है। रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइज किए जा सकते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, अभी यूटिलाइज नहीं किए हैं। जैसे कि हम बात करें इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, मतलब यहाँ पे सोलर एनर्जी वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि सनलाइट वगैरह पड़ती है, तो उस जगह पे सोलर एनर्जी वगैरह बनाई जा सकती है। राजस्थान वाले एरिया में वाटर कम है, ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में काफी पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, गवर्नमेंट कर नहीं पाई है, या अभी तक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। अब बात आती है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं, विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह के रिसोर्सेज क्या हैं, ये फिजिबल हैं टेक्नोलॉजिकली, मतलब बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज जिनका डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड होता है ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, मतलब वो फिजिबल है तो हम उनको यूज कर सकते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज डेवलप्ड है, उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्टॉक में क्या होता है, बेसिकली materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, ठीक है।
कुछ स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, हमारी जो जरूरत है उसको ये फुलफिल कर सकता है, लेकिन अभी स्टॉक ही हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, ठीक है। तो बेसिकली ये रिसोर्स क्या है, इनको यूज किया जा सकता है, भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है यूज कैसे करें, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज करने की, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। देखिए जो वाटर है वो दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे वाटर है वो H2O, तो किससे मिलकर बना है, H2 से, और ऑक्सीजन O2 से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। अब देखो आप देखते हो कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो दो गैसेस हैं, ये क्या होती है, ये रिच सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। क्योंकि आपने सन में सोलर लाइट में क्या देखा है, हाइड्रोजन से हीलियम, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो रिच सोर्स है किसका, एनर्जी का। बट अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें नहीं पता कि यार इसको कैसे यूज करें, इस काम के लिए हम इस वाटर को कैसे यूज करें, हमें आता ही नहीं है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यार ये जो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, इस तरह से ये जो इन फ्लेमेबल गैसेस हैं कैसे यूज करें, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास आई नहीं है। तो दैट इज स्टॉक, हमारे पास स्टॉक है लेकिन हमें करना नहीं आता हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं, बेसिकली सबसेट ही होते हैं स्टॉक के, ठीक है। स्टॉक के सबसेट हो गया, मतलब स्टॉक बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी चीज क्या होगी स्टॉक, और उसके अंदर ही रिजर्व्स आते हैं। तो एक सबसेट है स्टॉक्स के, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, मतलब जैसे कि क्या है कि हमारे पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स का हम यूज कर सकते हैं, अभी हमें पता है कि हाँ इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने पूरी तरह से उसको यूज नहीं किया है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हमने उसको बचा के रखा है, या फ्यूचर में हम उसको यूज करेंगे। हमें पता है कि ये जो आपके डैम वगैरह है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इनका यूज करते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। तो ये जो आपके रिसोर्सेज हैं, इनका हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं, जब हमें ज्यादा जरूरत होगी तो हम ज्यादा यूज कर लेंगे, अभी हमें उतनी जरूरत है उतना हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर, जो रिवर वाटर है, कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये वाला जो मैंने बताया कि जैसे डैम वगैरह से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ ही कम ही की है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं की है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ऐसे करना है कि खत्म ही ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही ये सारा यूज कर लें, बच्चे बच्चे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उनकी हमें सोचना नहीं, तो उनकी भी सोचना पड़ेगा हमें, तो हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। वाटर जो है, फॉरेस्ट है, ये हमारे रिजर्व्स हैं। क्लियर हो गया। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में नेक्स्ट आपका आता है, रिसोर्सेज जो है हमारे वो आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो काफी सफिशिएंट है, बहुत जितना चाहिए उतना है, ठीक है। और एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम हमें अपनी जरूरत के लिए जितना चाहिए उतना अगर हम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है, ठीक है, काफी सफिशिएंट है अगर हम अपनी जितनी जरूरत है उतने के लिए। लेकिन हमारी ना ग्रीड भी होती है, नीड तो है बट ग्रीड भी है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पानी आ रहा है फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट है काटते जाओ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है खत्म करते जाओ। तो हमारी ग्रीड को सेटिस्फाई कौन करेगा, ठीक है, नीड को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट जो ग्रीड है ना उसकी वजह से हमें ये कम पड़ते जा रहे हैं। तो कि हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो जैसे वाटर है फ्री का मिल रहा है फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लांट्स है फ्री के हैं काट दो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना मिलता जाता है हम उतना लेते जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आया है कि अब ये खत्म होते जाएंगे। आप एक्सेस में अगर प्लांट्स काट दोगे तो खत्म ही होंगे यार, कोई पर्सन आज बैठ गया चलो सारे प्लांट काट देते हैं तो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, फिर कैसे बचेगा। इसी तरह से आप वाटर बहुत ज्यादा फेंकोगे तो खत्म होता जाएगा। तो बेसिकली वाटर या आपका उसको फिर रिसाइकल करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम हमारी नीड के लिए तो फुलफिल कर सकते हैं, नीड को उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हमारी जो ग्रीड है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत खत्म होते जा रहा है या ये खराब होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज को रिसोर्सेज का डिप्लीशन फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो एक्यूमुलेशन है वो क्या है, कुछ हाथों में है, ठीक है। ये सबके पास इक्वल नहीं है, लाइक गरीब को अमीर को दोनों को इक्वल नहीं मिल रहा। जो रिच है उसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो पुअर है उसको कम मिल रहे हैं। तो रिच और पुअर के बीच में क्या है, बेसिकली रिसोर्सेज का अनइक्वल एक्सेस है, ठीक है। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो ये अलग अलग सबके पास, मतलब सबके पास एक जैसा एक्सेस नहीं है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है, कुछ को खाना नहीं मिल रहा, कुछ के यहाँ फिक रहा है,
ओके इसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेशन जो एक्सप्लॉइटेशन है ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का ओवर यूज कर रहे हो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, या एनवायरमेंट या आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका हीट वगैरह बढ़ रही है, या सी लेवल राइज हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। ओके अब क्या बात आती है कि रिसोर्स प्लानिंग, अब क्या है, अब दिक्कत ये है कि यार हमें इनको बचाना पड़ेगा, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, फिर हम कैसे बचेंगे, हम नहीं बचेंगे तो हमें इनको बचाना पड़ेगा, तभी तो हम बच पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग जरूरत है, क्यों जरूरत है, इज एसेंशियल फॉर सबसिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ठीक है, इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना है जितनी हमें जरूरत है, फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन पूरा खत्म करके बैठ जाए, 40-50 साल बाद पूरे रिसोर्सेज खत्म हो जाए, फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बने नहीं, बचे ही नहीं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आपको डैमेज नहीं करना है, डेवलपमेंट भी करना है, वो भी जरूरी है, बट एनवायरमेंट को भी आपको सही रखना, उसको डैमेज नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आज हम पूरा डेवलपमेंट कर लें, बिल्कुल आज जितने भी रिसोर्स हैं उनको खत्म करते जाते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ बचाया नहीं है, ठीक है, फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको कुछ बचाया नहीं, सारा का सारा खाना खुद ही खा लिया, बाकी किसी के लिए बचाया नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की गई, तो उसके लिए एक मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, ये मीटिंग हुई थी जून 1992 में, ठीक है, 1992 में जाके 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि 100 कंट्रीज के हेड जाके वहां पे बैठे और उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की जिसका नाम क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। फर्स्ट मतलब पहली हुई थी इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। तो अर्थ समिट हुई थी, फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो समिट थी बेसिकली वो किस बारे में थी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार एक अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर सभी लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही किया जा रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब बेसिकली क्या है, जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज किस लेवल तक करना है, कितना करना है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कुछ निकाला जाए, सब लोग मिलकर निकालें इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीडर्स थे उन्होंने साइन किया एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या था, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक इस नाम का एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको लेकर एक डिक्लेरेशन उन्होंने साइन किया, ठीक है। रियो, यहाँ पे ये जो समिट हुई थी इसको क्या बोला गया, रियो डी जेनेरियो में हुई थी, तो रियो कन्वेंशन इसको बोला गया, एंडोर्स द अर्थ, जो बेसिकली ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। यहाँ पे 21 क्या है, 21st सेंचुरी के लिए इन्होंने कुछ एजेंडा बनाए, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि ये काम करेंगे, 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 21st सेंचुरी में हमें इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये काम करेंगे, हमें जैसे कि पॉवर्टी खत्म करनी है, ये करना है, या हमारे जो फॉरेस्ट है उनका प्लांटेशन ज्यादा करना है, फॉरेस्ट और बढ़ाने हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है उसको और बढ़ाना है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे, तो एक प्रिंसिपल लेके आए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और क्या अडॉप्ट किया इन्होंने, एजेंडा 21, ठीक है, 21st सेंचुरी के लिए, ठीक है, 21st सेंचुरी में ये काम करनी है। तो ये अर्थ समिट में ही एजेंडा 21 आया था, ठीक है। डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, तो वर्ल्ड लीडर्स जो थे 100 ऑफ हेड्स ऑफ द कंट्री जो मिले थे आपस में जाके वहां पे मीटिंग की उन्होंने 1992 में, ये इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया। ये डिक्लेरेशन क्या था, एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एक ही ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई। और ये कहाँ पे हुई थी, वही मतलब बेसिकली 1992 में, वही वाली जो समिट थी वही है। और इसमें क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाएगा, मतलब बेसिकली डेवलपमेंट किया जाएगा लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, पूरा खत्म नहीं कर दिया जाएगा जितने भी रिसोर्सेज है उनको, ठीक है। तो एजेंडा क्या था, बेसिकली टू कॉम्बैट इन
एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, मतलब बेसिकली जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको हमें बचाना है, वॉर डैमेज नहीं करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, ये सब चीजें उसमें थी। ठीक है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। ओके, नेक्स्ट आता है मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 का, वो क्या था, इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अब सब किसी दूसरी कंट्री हमसे तो कुछ बोल नहीं सकती, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बोला गया कि हर कंट्री अपनी अपनी कंट्री हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री में जाके अपने खुद की एक एजेंडा बनाए कि नहीं 21st सेंचुरी में हमें ये करना है, 2050 तक हमें ये पॉवर्टी खत्म कर देनी है, 2060 तक हमें ये कर देना है, 2070 तक हमें क्या करना है, जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसको हमें खत्म करना है या न्यूट्रलाइज करना है, उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करनी है, या जो हमारे रिसोर्स उनका कम यूज़ करना है, जैसे कि कोल वगैरह हो गया, पोल्यूशन को हमें कम करना है। तो इस तरह के एजेंडा अपनी अपनी कंट्री में हर कंट्री की गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, क्या जरूरत है इसकी, तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज और अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज है। इंडिया जैसी कंट्री इतनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्स टाइप ऑफ रिसोर्सेज है हमारे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज है, तो इसीलिए हमें डाइवर्सिटी है और इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और इसी वजह से इस तरह की कंट्री में क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, विंड काफी, लेकिन वाटर स्कैरिसिटी है वहां पे। इसी तरह से हम बात करें कि गंगा वाला जो रीजन है या ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, वहां पे वाटर काफी अवेलेबल है, या नर्मदा वाला रीजन है जहाँ पे नर्मदा रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिस जो रिवर वाला एरिया वहां पे आपका क्या है, वाटर रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। ठीक है, किसी जगह पे आपके फॉरेस्ट ज्यादा है, जैसे माउंटेन्स हो गए वहां फॉरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो रिसोर्सेज आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की, मतलब कुछ किसी जगह पे कोई से रिसोर्स ज्यादा है, किसी जगह पे कोई से रिसोर्सेज ज्यादा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की, पूरी कंट्री में इक्वली सबको मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है उसमें मिनरल्स काफी ज्यादा है, मिनरल्स एंड कोल काफी ज्यादा है इन जगह पे। ठीक है, तो इन जगह पे ही कोल और मिनरल मिलेगा क्या, पूरे इंडिया को जरूरत है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, वाटर रिसोर्स काफी ज्यादा है बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं है। इसी तरह से हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी काफी ज्यादा है बट वाटर रिसोर्स नहीं है वहां पे। और हम बात करें लद्दाख की, तो वहां पे कल्चरल हेरिटेज काफी अच्छा है, लेकिन वाटर बेसिकली क्या है, वहाँ वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि लद्दाख काफी आपका आउटर एरिया में बढ़ जाता है और काफी हिली एरिया है, तो वहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हालांकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी गवर्नमेंट बना रही है। तो सब लोगों को सब तरह के रिसोर्सेज मिले है ना, मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए ये सब जो बैलेंस किया जा सके रिसोर्सेज का, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरत होती है। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में अगर हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी जगह पे कौन सा रिसोर्स है और किस तरह से उसका यूज किया जा सकता है अक्रॉस द रीजन, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वांटिटेटिव है, और बेसिकली ये चीज देखना और मेजरमेंट करना रिसोर्स का कितना, मतलब सर्वे करना यहाँ पे रिसोर्स है या नहीं, कितना हम यूज कर सकते हैं, या ये सब चीजें देखना, तो वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। फिर इवॉल्विंग एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या आता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जिससे इसको यूज किया जा सके, स्किल्स इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाए उसके लिए, इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, तो ये आपका इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर में बेसिक, मतलब उसके आगे ही प्रोसेस होगा कि टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से कि उस रिसोर्स को हम यूज कर सकें। ठीक है, जैसे माइनिंग के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कोई चीज आपको मिल गई, यूरेनियम मिल गया, तो यूरेनियम का क्या यूज किया जा सके कि हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर सकें। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी से ही पता चलेगा, या टेक्नोलॉजी उसको कर पाएगी। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं पूरे नेशन का डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए तो हम उस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो वो चीज करना है। नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, काफी है, वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इरिलेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन है उसकी वजह से ये खत्म हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई कि इनका कंजर्वेशन हमें करना है। तो गांधी जी ने इसके लिए बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। ठीक है, ये इनफ है फॉर एनीबडी नीड के लिए, तो किसी की भी नीड के लिए तो इनफ है हमारे पास चीज, बट ग्रीड का क्या करें, वो तो खत्म ही नहीं होती, इतना मिल गया और ले आओ, इतना मिल गया और ले आओ,
तो ये बेसिकली गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास जो भी चीजें है ना वो इनफ है फॉर एवरीबडी नीड, ठीक है, एवरीबडी इज नीड के लिए, बेसिकली किसी की भी नीड के लिए वो इनफ है, बट ग्रीड का हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कितना भी एक इंसान कितना भी चाह सकता है, ठीक है। ही प्लेस्ड the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level। उन्होंने क्या बोला कि जो ग्रीड है लोगों की, जो सेल्फिश इंडिविजुअल, बेसिकली किसी की भी जो ग्रीड है, वो ही इस चीज का रीजन है कि ग्लोबल लेवल पर जो रिसोर्सेज हैं वो उनका डिप्लीशन हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, ठीक है, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, ठीक है। तो वो मास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाते जितने रिसोर्स यूज करते जाओ, इस चीज के खिलाफ थे। और जो सब लोग हैं वो मिलके प्रोड्यूस करें, मास प्रोडक्शन बाय द मासेस इसके फेवर में थे, उसकी जगह पे इससे रिप्लेस करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे 1968 में सबसे पहली बार क्लब ऑफ रोम में ये रिसोर्स कंजर्वेशन की बात सामने आई। लोगों ने इस चीज को फील किया कि रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक वे में ये चीज लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया, ठीक है। जब तक यूरोप काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था, यूके काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था, इंडिया में भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन हम डेवलप नहीं हुए थे, हम तो अपनी गरीबी से ही उस टाइम पर लड़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि जो गांधी जी जिस तरह से सोचते थे, ठीक है, उस तरह की फिलोसफी की एक बात की गई एक बुक में। इस बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ये किसने की है? सिस्टमचेर, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने क्या बोला था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में, और इसमें भी बेसिकली रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाना चाहिए ग्लोबल लेवल पर, इस बारे में बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या चीज किस चीज का इंट्रोडक्शन किया गया? कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर 1992 में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, इस चीज को लेके एजेंडा 20 बनाया था, ठीक है। इसके बाद हमारा लैंड रिसोर्स में आपका सॉइल हम डिस्कस करना है। तो ये सॉइल हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सॉइल ही होगा, किस किस टाइप की सॉइल है और कहाँ कहाँ पे इंडिया में कौन से टाइप की सॉइल है, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे और भी लेक्चर्स देख सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।